आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो डीसी मोटर्स के बारे में। मेरे हाथ में दो माइक्रो डीसी मोटर है और दोनों ही दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन एक्चुअल में इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। दोनों की डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, तो आप इसका इस्तेमाल इसकी जगह कर सकते हैं। लेकिन आप इसका इस्तेमाल ऐसी जगह करते हैं जहाँ आरपीएम मायने रखता है, तो फिर ये मोटर को इसकी इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग आपको इस्तेमाल करना होगा। इसका जो नंबर होता है उसी के हिसाब से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे इस मोटर का नंबर है RF300F12350, तो इस मोटर को इसी नंबर से हमें रिप्लेस करना पड़ता है ताकि जो हमारा डिवाइस है वो अच्छी तरीके से काम कर सके। तो आज हम उसी में बात करेंगे कि दो मोटर एक तरह की दिखते हुए भी उनमें क्या क्या फ़र्क होता है। तो जैसे इस मोटर का नंबर है RF300F12350 और इसका नंबर है RF300PA। तो आज हम इन दोनों मोटर को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन दोनों मोटर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो इस मोटर का एक कैटलॉग है जिसे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये उसका पहला पेज है, ये उसका दूसरा पेज है। इस डॉक्यूमेंट में हमें कुछ मोटर्स को जानने का मौका मिलता है। जैसे कि यहाँ एक मोटर है RF300FA, जो ये नॉर्मल मोटर है, और इसी तरीके की एक मोटर है RF300CH, RF500। ये मोटर थोड़ी बड़ी होती है, इसका भी इस्तेमाल DVD ड्राइव में होता है। और एक मोटर है RF310, ये मोटर थोड़ी लंबी होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। इसका भी इस्तेमाल CD प्लेयर में होता है। और ये एक मोटर है FF20PA, इसका भी इस्तेमाल CD प्लेयर में होता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक ब्रश में भी होता है। तो यहाँ इन मोटर की डायमेंशंस भी आपको दी हुई है ताकि आप इसका इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सको। और इधर कुछ और मोटर्स हैं और यहाँ पे मोटर्स की जो मैकेनिकल ड्राइविंग है वो दी हुई है। यहाँ पे जैसे कि RF500 मोटर की ड्राइविंग दी हुई है। तो इस कैटलॉग से बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है, लेकिन हम इस कैटलॉग की मदद से इन दो मोटर्स को कंपेयर करेंगे। और मोटर्स की कुछ और भी डिटेल्स होती है, स्पेसिफिकेशंस होती है, जो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मैंने उसे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एक होता है टर्मिनल इंडक्टेंस। इस मोटर के अंदर जो कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, उसकी इंडक्टेंस होती है, उसे हम टर्मिनल इंडक्टेंस कहते हैं, जिसे माइक्रो हेनरी में हम मेज़र करते हैं। एक होता है टॉर्क कांस्टेंट। जो टॉर्क होता है जब हम उसे भाग देते हैं एम्पियर से, तो हमें टॉर्क कांस्टेंट मिलता है। जो हमारा टॉर्क होता है मिली न्यूटन मीटर, उसे हम जो करंट से डिवाइड करते हैं, मतलब उस कंडीशन में इस टॉर्क में मोटर जितना करंट ले रही है, तो उस करंट से जब टॉर्क को डिवाइड करते हैं तो हमें टॉर्क कांस्टेंट मिलता है। उसी तरीके से स्पीड कांस्टेंट है। आरपीएम को जब हम वोल्टेज से डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड कांस्टेंट मिलता है। इससे ये पता चलता है कि स्पीड में चेंजेस कैसे होता है वोल्ट में चेंज करने से। और एक होता है स्पीड टॉर्क ग्रेडियंट। जब हम आरपीएम को टॉर्क से डिवाइड करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है। वैसे ही एक रोटर इनर्शिया होता है। इन छोटी मोटर्स में इनर्शिया उतना मायने नहीं रखता क्योंकि इनर्शिया बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन जो बड़ी मोटर होती है उनके रोटर में इनर्शिया होता है, मतलब उसमें एनर्जी स्टोर होती है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो एक तो उससे रोटेट होने में भी टाइम लगता है इनर्शिया के कारण, और जब वो रोटेट होने लगता है तो उसे रुकने में भी टाइम लगता है इनर्शिया के कारण। तो वो रोटर की जो इनर्शिया होती है उसे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में हम मेज़र करते हैं। वैसे ही कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है मोटर की: स्टार्टिंग करेंट, नॉमिनल करेंट और नॉमिनल स्पीड। स्टार्टिंग करंट में जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ज़्यादा करंट लेती है स्टार्टिंग में, उसे स्टार्टिंग करंट कहते हैं। नॉमिनल करंट, जब हम इस मोटर को नॉमिनल वोल्टेज में चलाएंगे तो उस कंडीशन में जो हमारी मोटर करंट लेंगी उसे नॉमिनल करंट कहते हैं, और उसी कंडीशन में जो स्पीड होगी उसे नॉमिनल स्पीड कहते हैं। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मोटर की। अब हम आते हैं इस डॉक्यूमेंट पे, इस कैटलॉग पे। ये ही उसका बड़ा वर्जन है, तो हम इससे देखेंगे। तो इस कैटलॉग में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि कुछ नंबर दिया हुआ है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है किस चीज़ का नंबर है, तो हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मोटर का क्रॉस रेफरेंस लिखा हुआ है, क्रॉस रेफरेंस नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, RF300FA12350, ये इसका नंबर है।
वैसे ही 300 PA इस मोटर का नंबर है। और उसके बाद इस कैटलॉग में हमें मिलता है देखने को वोल्टेज, ऑपरेटिंग रेंज देखने को मिलती है वोल्टेज की, कि जो मोटर है वो किस रेंज में काम करेंगे वोल्टेज के। तो जो हमारी 300 PA है, जैसे कि 1.2 से लेके 6 वोल्ट के बीच में काम करेंगी। जो हमारी मोटर है 1.2 से लेके 6 वोल्ट के बीच में काम करेंगी। वैसे तो ये 0.5 वोल्ट पे भी चलने लगती है, लेकिन उस वक्त इसकी स्पीड कम होती है और टॉर्क लगभग बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो यूज़लेस कंडीशन होती है, इसलिए इसे हम 0.5 में काम में नहीं लेते। तो इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो है 1.2 से लेके 60। और जैसे कि मैंने बताया नॉमिनल वोल्टेज इस मोटर का 3 वोल्ट है। और दूसरे कॉलम में हमें देखने को मिलता है नो लोड की कंडीशन में RPM और करंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है वोल्टेज, क्योंकि जो RPM है, करंट है, ये मोटर की वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि उस पर हम कितना वोल्टेज दे रहे। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि नॉमिनल वोल्टेज में ही नो लोड की कंडीशन हमें बताई गई है कि जब हम मोटर को 3 वोल्ट देंगे तो उस कंडीशन में इतनी RPM होंगी और इतना करंट लेगा, नो लोड की कंडीशन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉलम हमें देखने को मिलता है मैक्सिमम इफ़िशियंसी का कॉलम। इस कॉलम से ये पता चलता है कि मोटर की स्पीड कितनी होगी और उस कंडीशन में वो करंट कितनी लेंगी। तो हमें उस कंडीशन को बोलेंगे मैक्सिमम इफ़िशियंसी की कंडीशन। अगर किसी मोटर की स्पीड इतनी है और वो इतना करंट ले रही है, तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम इफ़िशियंसी की कंडीशन में काम कर रही है। तो उसी को बताने के लिए यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें पहले RPM है, फिर करंट है, फिर टॉर्क है। टॉर्क माइक्रो न्यूटन मीटर में और ग्राम सेंटीमीटर में, और आउटपुट यहाँ पे पावर दी गई है। आउटपुट पावर वाट में है, लेकिन ये पावर जो है वो मैकेनिकल पावर है। तो जो हमारी मोटर है वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल पावर में बदलती है। जो इसके साफ्ट में हमें पावर मिलती है वो आउटपुट पावर है, जो वाट में है। तो इन दो मोटर को मैंने पहले ही यहाँ पे मार्क कर लिया है। ये जो है रो, ये है 300 PA मोटर के लिए, जो कि ये मोटर है। और जो ये रो है ये है 300F12 350 मोटर के लिए। तब देख सकते हैं कि पहले ये मोटर है, इसकी ऑपरेटिंग जो रेंज है वोल्टेज की वो है 1.2 से लेके 6 वोल्ट। नॉमिनल वोल्टेज है 3 वोल्ट। और नो लोड की कंडीशन में इसकी स्पीड होती है 3700 RPM और ये करंट लेती है 0.018 एम्पियर। आप इसको 18 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं। और ये मोटर जब 2970 RPM में चलेंगी और उस कंडीशन में जब करंट 0.073 एम्पियर होंगी, तब ये मोटर आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम इफ़िशियंसी पे काम कर रही है। और उसी कंडीशन में जो हमें इससे टॉर्क मिलेगा वो होगा 0.37 माइक्रो न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें इससे मिलेगा मैक्सिमम इफ़िशियंसी की कंडीशन में, या फिर 3.8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। और इसका जो आउटपुट पावर होगा इस कंडीशन में वो होगा 0.12 वाट। इसकी साफ्ट में इतना पावर हमें आउटपुट में मिलेगा। और इस मोटर के लिए यही सारी इंफॉर्मेशन है। इस मोटर का जो वोल्टेज रेंज है काम करने का वह 1.5 से लेके 6 वोल्ट। हमारी जो PA मोटर थी 300 उसका था 1.2 से लेके 6, इसका 1.5 से लेके 6। इसका भी नॉमिनल वोल्टेज 3 वोल्ट ही है, लेकिन इसकी स्पीड है वो हमारी PA मोटर से कम है नो लोड की कंडीशन में। इसकी 3500 है, लेकिन एम्पियर ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.022 एम्पियर करेंट ले रही है, जबकि हमारी 300 PA मोटर 0.018 एम्पियर लेती थी। ये थोड़ी ज़्यादा करंट ले रही है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन देखते हैं हम 2830 RPM और 0.093 एम्पियर की जब करंट लेंगी तो ये समझ लो कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रही है। और उस कंडीशन में टॉर्क होगा 0.48 माइक्रो न्यूटन मीटर, 4.9 ग्राम सेंटीमीटर। और उसकी जो आउटपुट पावर होंगी इसके सॉफ्ट में होंगी 0.14 वाट। तो मोटर थोड़ी ज़्यादा हमें आउटपुट पावर देंगी। हमारी जो 300 PA मोटर थी उसका आउटपुट टॉर्क था 0.37 और हमारी जो 300 FA मोटर है इसका आउटपुट टॉर्क है 0.58 माइक्रो न्यूटन मीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो टॉर्क है वो ज़्यादा है हमारी 300 PA मोटर से। वैसे ही आउटपुट पावर आप देख सकते हैं कि 0.12 PA 300 PA मोटर का है और इसका 0.14 वाट आउटपुट पावर। तो ये मोटर अलग है, ये मोटर अलग है जैसे कि हमने देखा। वैसे ही बहुत सारी मोटर्स है जिसकी आप सीरियल नंबर से उसके बारे में जान सकते हैं।
तो इस डॉक्यूमेंट से आप बहुत सारी चीज़ें मोटर्स के बारे में जान सकते हैं। लेकिन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये उतनी मायने नहीं रखती जब हम इसका इस्तेमाल मान लो कि कार बनाने के लिए या टॉय बनाने के लिए करते हैं, तो वहाँ RPM जो है वो मायने नहीं रखती। और ये सारी मोटर लगभग एक ही वोल्टेज रेंज में काम करती है। आप कह सकते हैं कि एक एवरेज अगर मैं सब मोटर्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज निकालूँ तो वो होता है 2 से लेके 6 वोल्ट तक। तो मोटर का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं बिना इस डेटा शीट की मदद से। लेकिन जब मोटर इस्तेमाल होती थी पहले, आजकल तो CD और DVD वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जब जहाँ भी इन मोटर का इस्तेमाल होता है CD या DVD के लिए, तो हम सेम सीरियल नंबर की मोटर से ही मोटर को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जो RPM होती है मोटर की वो काफ़ी मायने रखती है। अगर CD प्लेयर में मैं दूसरी मोटर लगा दूँ दूसरी सीरियल नंबर की लो RPM वाली, तो जो हमारा CD प्लेयर है वो उसकी स्पीड कम हो जाएंगी CD की घूमने की। वैसे जब पुराने ज़माने में जो कैसेट प्लेयर होता था जिसे हम वॉल्कमैन कहते थे, कैसेट जिसके अंदर रील रहती थी, उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा मायने रखती थी मोटर की। अगर मोटर की स्पीड कम हुई तो गाने की स्पीड कम हो जाती थी, मोटर की स्पीड ज़्यादा हुई तो गाना स्पीड से बजने लगता था। लेकिन अब इन मोटर का इस्तेमाल CD प्लेयर DVD प्लेयर में होता है, लेकिन उतना ज़्यादा अभी ये फेमस नहीं है सारे डिवाइस। तो इनका इस्तेमाल अभी अक्सर टॉयस में होता है या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में करते हैं, वहाँ स्पीड उतनी मायने नहीं रखती। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हमने मोटर्स के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी दी, और डॉक्यूमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटर में की ख़राबी के कारण आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से प्रिंट नहीं हुआ है। जो रियल डॉक्यूमेंट है उसमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से है, आप अच्छी तरीके से उसे प्रिंट भी कर सकते हैं।